अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की, जो मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए हमें मुसलसल कोशिशें करती दिखाई देती है। न सिर्फ दोस्त ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, सरमायाकारी के लिए बातचीत की जा रही है, बल्कि आलमी मालियाती इदारों से भी मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया है। और नाज़रीन, इसी सिलसिले में आलमी मालियाती फ़ंड का वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद है। पाकिस्तान का IMF के नवे जायज़ा मिशन के साथ एक इजलास भी हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग में ज़र मुबादला में इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की जानिब से, उन इक़दाम से आगाह किया है। वज़ारत ख़जाना ने इस मीटिंग का एलामिया भी जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और IMF नवे इक़्तिसादी जायज़े की तकमील के लिए मिलकर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरअज़्म हैं। नाज़रीन, IMF के मिशन ने भी उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम को मौसर तरीके से बर वक्त मुकम्मल करेगा और जो शराइत IMF की जानिब से रखी गई हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नवे इक़्तिसादी प्रोग्राम पर पहली मीटिंग में क्या बातचीत हुई है, पहले इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर ये जो IMF का वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इनकी पाकिस्तान में मौजूदगी से हमें कितनी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए और क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी जो पाकिस्तान को हैं इस वक्त के पाकिस्तान में विज़िट करने से, ये सारी चीज़ें तौसीफ़ ज़मान साहब से जानेंगे। जी माहिर मुआशियात हैं, हमेशा वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट दें। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के मिशन चीफ नथन पोर्टर की सरबराही में वफ़द ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और उनकी टीम से इस्लामाबाद में मुलाकात की। IMF के तौसीफ़ फंड सहूलत के तहत नामे जायजे के लिए पाकिस्तान की मईशत और मालियाती और इस्लाहाती एजेंडा का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना ने IMF के वफ़द को बताया कि मालियाती खसारे को कम करने, एक्सचेंज रेट के इस्तेहकाम और मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के शोबे समेत कौमी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात का सिलसिला शुरू किया है। बिजली और गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जे के खात्मा के लिए एक कमेटी कायम की गई है, इस हवाले से तरीक़ाकार वज़ा करेगी। वज़ीर ख़जाना ने मुज़ाकरात के तसलसल पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि माजी में भी IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया था। मौजूदा हुकूमत IMF के साथ जारी प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। IMF मिशन के सरबराह नथन पोर्टर ने उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तानी हुकूमत नवे इक़्तिसादी जायजे के लिए दरकार IMF की शराइत को पूरा करेगी और इस्लाहात के नफाज के लिए तमाम सेक्टर्स में काम जारी रखते हुए मुकर्रर वक्त में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेगी। वज़ारत ख़जाना की हुकाम के मुताबिक IMF वफ़द के साथ $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के नवे इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। वफ़द दौरे के दौरान IFBR, नेपरा, वज़ारत ख़जाना और ओगरा हुकाम से मुलाकातें करेगा और IMF अहदाफ का जायजा लेगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी ये मुज़ाकरात इसलिए अहम है कि इनके कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान को न सिर्फ $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी, बल्कि दोस्त ममालिक और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से भी मजीद कर्ज मिलने का इम्कान भी रोशन हो जाएगा। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान को ये $1 अरब की जो किस्त है ये मिलना पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस्त मिलने के कितने ज़्यादा इम्कानात हैं, ख़ासतौर पर अभी जो पहली मीटिंग हुई है, पहली नशस्त हुई है, इसके बाद हम जानेंगे। तौसीफ़ ज़मान साहब से, माहिर माशियात, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ़ साहब। तौसीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। तौसीफ़ साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि आलमी मालियाती फ़ंड का वफ़द जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, मुज़ाकरात उससे हो रहे हैं, बातचीत उससे हो रही है, क्या आपको चांसेस दिखाई देते हैं, ख़ास तौर पर ये जो एक किस्त जिसकी बात की जा रही है कि पाकिस्तान को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगता है कि मिल सकती है ये किस्त इन मुज़ाकरात के बाद? न सिर्फ ये कि ये बखैर खूबी ये अंजाम पाएगी और इससे जो सरे दस्त हमारे इमीडिएट जो मसाइल थे, जो पे प्रेशर आए हुए थे, उससे ये वाला प्रेशर होपफुली हम बैठे हुए हैं आज 31 जनवरी। उम्मीद है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक काफ़ी इसमें बेहतरी आएगी, हमारा स्टेबल होगा जो फॉरेन डॉलर्स का जो इशू है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारी जो बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी।
अच्छा, ये जो बार बार हम एक लफ्ज़ सुनते हैं कि IMF की शराइत जो हैं कर्ज देने के लिए, किसी भी मुल्क को कर्ज देने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनकी मैशत इतनी ज़बूहाली का शिकार होती है और वहाँ पर टैक्स नेट जो है वो उस तरह से नहीं बढ़ाया जा सकता है जिस तरह से बढ़ाना चाहिए, ऐसे ममालिक के लिए IMF की शराइत बहुत ज़्यादा कड़ी होती हैं। और हम अवाम यही समझ रहे हैं कि अगर अब की दफ़ा IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, आवाम के ऊपर बहुत कड़ी शराइत जो है हुकूमत मान रही होगी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे होंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा ही है तौसीफ सर? अच्छा, मैं आपको दो इसे समझाने के लिए ऐसा सिनेरियो रखते हैं कि हमने देखा है कि एक हमारे घरों में कोई हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे भतीजे जो कि गांव में पीछे रह जाते हैं वो, और कुछ उनके ओवरसीज पाकिस्तानी या जो अजीज रिश्तेदार हैं वो होते हैं। तो अगर वो बच्चा, उसके कारोबार में नुकसान हो रहा हो या उसका घर के मामला सही ना चल रहे हो, तो अजीज रिश्तेदार उसकी मदद तो कर देते हैं, लेकिन जब मदद करते हैं तो साथ ही कहते हैं बेटा ऐसे ना करना, ये काम ना करना, चलो घर से निकलो, जाके काम करो, कोई कारोबार कर लो, कोई फोटो स्टेट की दुकान खोल लो, कोई दुकान डाल लो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर लो। तो उसकी सारी वजह ये होती है कि वो लोग जो उसकी मदद करते हैं, साथ ही उनकी कोशिश ये होती है कि दोबारा हमारे पास मदद के लिए ना आए, ये अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाए। सही। इसी तरह जो, लेकिन ये सिर्फ उस बच्चे को पता होता है या उस घर को पता होता है कि उसके अंदरूनी मसाइल हैं क्या। वो जो बाहर से आने वाले जो उसे फाइनेंशियल मदद दे रहे हैं, उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि इस बच्चे के मसाइल क्या, इस घर के हालात क्या, इनके ऊपर क्या बीती जिसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे। जो पहले पैसे मिले थे उन पैसों का क्या किया। साथ ही आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब वो पैसे जो कि आपने कमाए ना हो और वो पैसे अगर आप खर्च दें तो उसका यकीनन आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है। वो अंग्रेजी की एक सेइंग है, इजी कम इजी गो। जब आपको पता है कि कर्जे से पैसे मिल जाएंगे तो काफी सारे वो बच्चे जो है वो काम करना पसंद भी नहीं करते। इसी तरह जब हम IMF की बात करते हैं तो बेसिकली उन्हें पाकिस्तान के कुछ हालात का तो अंदाजा है, क्योंकि हम कई IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं। हर दफा कहते हैं आइंदा आपसे पैसे नहीं लेंगे, और इस दफा जो आप कह रहे हैं ना कि हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो आपको अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। लेकिन उस विशियस साइकिल में, जो डेट साइकिल है, उसमें हम फिर आ जाते हैं, दोबारा फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो दोबारा बेसिकली IMF क्या है? IMF अजीजों और रिश्तेदारों का बैनुल अक़वामी बरादरी के जो ग्रुप है, जिसमें उनकी कोशिश ये होती है कि कोई भी मुल्क जो है डिफॉल्ट ना करे, जो उसके कर्जों की, ना सिर्फ डिफॉल्ट भी बात का मामला है, उनकी कोशिश ये होती है कि ये अपनी इकोनॉमीज को बेहतर तौर पर रन कर सके। जब उन्हें ये लगता है कि जो फाइनेंशियल डिसबैलेंस हुआ है वहां पर वो इंटरवीन करते हैं और कहते हैं अच्छा यार पैसे लेके जो तुमने लोगों के पैसे देने हैं वो दे दो। दैट इज एग्जैक्टली जहां पे हम IMF के पैसों को इस्तेमाल करते हैं। हम IMF के पैसों को इस्तेमाल वहां करते हैं कि जो हमने सूद लिया है, कर्जा सूद पे लिए थे, उन कर्जों के सूद की किस्त देने के लिए हम कर्जा लेते हैं। एक से लेके यार जो कोई बैंक वाला जिस तरह आपके घर आ जाता है तो आप अजीज रिश्तेदार कहते हैं और बैंक वाला पैसे लेने आए, पैसे दे दे जल्दी से, आपको वापस कर देंगे। इसे कहते हैं बेल आउट। यार आप उससे निकाल देते हैं। अब सीरियसली हमने देखना यह है कि जो हमें पैसे मिले वो हमने क्यों लिए। मतलब काफी सारे आजकल रिवार्ड क्या था कि गाड़ियां किस्तों पे मिलती हैं। आपकी मर्जी है कि आपने गाड़ियों पे किस्तों पे लेनी है कि नहीं लेनी। अगर आप गाड़ी किस्तों पे नहीं लेते तब भी आप गुजारा कर सकते हैं, आप छोटी मोटरसाइकिल ले लें, आप पुरानी मोटरसाइकिल ले लें। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमने जो है लैंड क्रूजर ही लेनी है या हमने बहुत महंगी गाड़ी लेनी है, जिस तरह के हमने देखा कि बास एक्स्ट्रा वैगेंट प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे जो किए गए, जो कि पाकिस्तानी मईशत से मुताबिकत नहीं रखते थे और उसके लिए कर्जे लिए, उन कर्जों की अदायगी यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनी। और ये मसलों का जो सिलसिला है, ये अभी जो चॉइस है कि हमने पैसे क्यों लेने हैं, ये अगेन अभी तक हमारे पास नेशनल कंसेंसस आना चाहिए कि क्या अगर हमने इंतखाबी नारों में या हमने कर्जा जो लेना है वो किस हद में इस्तेमाल होगा। आया वो बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सेहत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या हम कोई ऐसे नुमाइशी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं
जिसका हमें इमीडिएट आने वाले वक्तों में फायदा अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। शान शौकत के बजाय वही पैसे जो अगर हम जरूरत पे खर्चे तो उसका आउटपुट भी नजर आता है। जारी होनी चाहिए है और वो बजट के अंदर भी दिखाई देनी चाहिए कि किस शोबे के लिए क्या मुख्तस किया जा रहा है। आप हमारे साथ ही रहिएगा तौसीफ साहब। एक तो मुझे यहाँ पर जो डॉलर का रेट है आज चूंकि वो नीचे आया है, रुपए की कदर थोड़ी आज बेहतर हुई है, बड़े अरसे के बाद ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसमें भी मुझे आपसे बात करनी है। फिर एक और चीज़ जो आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है सर, वो है सोने के बढ़ते हुए भाव जो हैं, गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले नाज़रीन मुझे आपको ये बताना है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये हालात नहीं हैं कि मईशत मुहाली का शिकार है, बल्कि दुनिया भर में हमें माशी सूरत हाल बहुत सारी जगहों पर बहुत ख़राब होती दिखाई देती है। पाकिस्तान है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है, सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक इससे मुतासिर नहीं हो रहे हैं जिनकी हम बात करते हैं, बल्कि बरतानिया जिसे हम जानते हैं कि दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क मानते हैं, G7 की बड़ी मईशत भी है, वो भी माशी तनज़ली का शिकार दिखाई देता है। IMF ने खबरदार कर दिया है कि बरतानिया G7 का वाहिद मुल्क है जो कि 2023 में कसाद बाजारी का शिकार हो सकता है। उसकी मईशत दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक से बदतर रहेगी। IMF ने अपनी सालाना वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बरतानिया के अलावा यूरोजोन, सऊदी अरब और चीन समेत दुनिया भर की आलमी तरक्की के हवाले से पेशगोइयाँ की हैं। चीन में कोरोना पाबंदियों के खात्मे के लिए आलमी तरक्की पर कैसे असरात मुरतब होंगे, सऊदी अरब के तेल की पैदावार कम करने से मशरक़ वस्ता के ममालिक की माशी ग्रोथ कैसे मुतासिर होगी, यूरोजोन में क्या सूरत हाल रहेगी, तमाम तफसीलात पहले एक पैकेज में देखिए, एक रिपोर्ट में देखिए, फिर ये जानेंगे कि हम जैसे ममालिक के साथ तो ये सारे मसाइल होते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ ये क्यों हो रहा है। तौसीफ साहब से इसका जवाब जानेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। रवां साल बरतानिया G7 ममालिक की तरक्की याफ्ता मईशतों से अकेला मुल्क होगा जिसे कसाद बाजारी का सामना करना पड़ सकता है। ये इंकिशाफ बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया गया है। रवां बरस बरतानवी मईशत में 0.3% तरक्की के बजाय 0.6% कमी का इम्कान है। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत की सख्त माशी पॉलिसियों, गैस की कीमत और शरह सूद में इजाफा बरतानवी मईशत की तरक्की में रुकावट है। एक तरफ मुल्क भर में महंगाई ने लोगों की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर कर रखी है, तो वहीं मुल्क भर में मुलाजमीन की यूनियंस की हड़तालों और तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे भी जारी हैं। लेकिन दबाव के बावजूद बरतानवी चांसलर ने बजट में टैक्सों में कमी के इम्कान को मुस्तरद किया है। माहिरीन का ख्याल है कि मौजूदा मुआशी पॉलिसी के नतीजे में बरतानिया की इक्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी होने के हवाले से बेयकीनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ यूरोप की बड़ी मईशत कसाद बाजारी की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं IMF रिपोर्ट के मुताबिक यूरोजोन के ममालिक ने साल 2022 के आखिरी 3 माह में तवानाई की बढ़ती कीमतों, सूद की बढ़ती शरह के बावजूद कसाद बाजारी के खतरे को टाल दिया है। आउटलुक रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि यूरोजोन में बढ़ते शरह सूद और आवाम की कुव्वत खरीद मुतासर होने से 2023 में कमजोर मुआशी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। यूरोजोन के सबसे बड़े ममालिक जर्मनी और इटली ने गुज़श्ता साल की आखिरी तिमाही में मनफी मुआशी ग्रोथ रिकॉर्ड की, लेकिन फ्रांस और स्पेन की मईशत में तोसी हुई। मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि बरतानिया की निस्बत यूरोजोन की मुआशी सूरत हाल सुस्त रवि से ही सही, लेकिन बहाली की तरफ जा रही है। IMF आउटलुक रिपोर्ट में रवां साल चीनी मईशत की शरह नमो 5.2% रहने की तवक्को है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में चीनी मईशत की ग्रोथ 4.4 तक रहने की पेशगोई की गई थी, लेकिन कोरोना वबा की वजह से लागू पाबंदियों के खात्मे और चीनी इंडस्ट्रीज की मुकम्मल बहाली के बाद मुआशी ग्रोथ में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। IMF ने अमेरिका और यूरोप में तवानाई की कीमतों में कमी और चीन में खत्म की जाने वाली पाबंदियों के बायस आलमी मुआशी ग्रोथ में भी इजाफे के इम्कान को जाहिर किया है। अक्टूबर में कहा जा रहा था कि आलमी मईशत में 2.7% इजाफा होगा, लेकिन इस वक्त आलमी इक्तिसादी तरक्की का तखमीना 2.9% लगाया गया है, जिसके बाद 2024 में 3.1% तक बढ़ने की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता के मुल्क सऊदी अरब के हवाले से IMF ने मुआशी ग्रोथ में 2023 में कमी का इम्कान जाहिर किया है। इससे पहले IMF ने सऊदी अरब की मुआशी तरक्की 3% से बढ़ने की पेशगोई की थी, जिसे अब कम करके 2.6 तक लाया गया है। IMF का कहना है कि इसकी बड़ी वजह ओपेक मुआहदे के तहत सऊदी तेल की पैदावार में कमी है।
तेल की इंडस्ट्री के अलावा सऊदी अरब की मुआशी तरक्की मुस्बत रहेगी। दूसरी तरफ सऊदी अरब की सुस्त रवी की तरक्की की वजह से मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया के ममालिक में शरह नमू 5.3% से कम होकर 2023 में 3.2% रहने का इम्कान है। बिल्कुल जी। अब ये जो सारी सिचुएशन हमने आपको दिखाई है ये तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर क्यों हो रही है। पिछले दिनों हम जानते हैं कोविड की वजह से कहा जा रहा था कि बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं ज़बूहाली का शिकार है, लेकिन अब तो काफ़ी अरसा हो गया कि बहुत सारे ममालिक में कोविड की सूरत हाल पर भी काबू पा लिया गया। इसके असरात क्यों काबू में नहीं आ रहे हैं? तौसीफ ज़मान साहब आप बताइएगा, क्या वजह है कि बहुत सारे ममालिक बहुत अरसा पहले निमट चुके इस वबा से? नो डाउट केसेस अभी भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट होते हैं, लेकिन सूरत हाल वैसी नहीं है जैसी आज से 1.5-2 साल पहले थी। फिर क्या वजह है कि ये मईशतें वापस उस हाल में नहीं आ पा रही हैं जिस हाल में इनको वापस आना चाहिए और फौरी तौर पर आना चाहिए? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ मईशतें, जब हम बरतानिया की बात करते हैं तो बरतानिया का मामला ऐसा हुआ कि जब कोविड के बाद, इससे पहले जो ब्रेक्सिट का इनका मामला चल रहा था कि यूरोजोन को उन्होंने छोड़ा, कहा जी हम अपने कॉमनवेल्थ में हमें जो है ना उससे बोझ आ रहे हैं, लिहाजा हम अलग काम करना चाहते हैं। और साथ ही साथ फिर यूक्रेन की वॉर लगी, जिसकी वजह से जो रूस से जो तेल के गैस के जो मामले थे वो हो गए साथ। जब ये सारी चीजें डिस्टर्ब हुई तो इनके वजीर खजाना ने आके कहा कि अब हमें महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी, गैस हमें कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और जो इसकी महंगाई है इसका हमें जो हुकूमत होती है वो अवाम के टैक्सों की कलेक्शन नुमाइंदा हुकूमत है। तो अगर आप कहते हैं कि आपको सब्सिडी दी जाए, जो कि इवेंचुअली बरतानवी हुकूमत ने अभी अपने अवाम को कोई 750 पाउंड की जो इन्होंने सब्सिडी दी है गैस महंगी होने की वजह से, तो साथ ही उन्होंने कहा ये आप ही का पैसा है, ये किसी और मद में टैक्स कलेक्ट हुआ था जिसे अभी हम आपकी सहूलत के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन हमें आपसे दोबारा टैक्स वापस लेना पड़ेगा। तो जो वो टैक्सों की इंक्रीज था उससे बरतानिया में शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन जो ये अंडरस्टैंडिंग थी ये उन्हें दे दी गई थी, ये आप ही का पैसा है, सब्सिडी के तौर पर हम आपको वापस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में टैक्स आपको लगेगा। अब वो जब टैक्स दोबारा लग रहा है, इसकी वजह से बरतानी अवाम खासे परेशान है, उनके जो डिस्टेंस था, जो उनकी इक्विलिब्रियम था वो खराब हो गया। साथ ही हम देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो थी वहां पे जो इकोनॉमी में बेहतर परफॉर्म किया। तो एक चीज जो कि मुसल्लिमा माशी असूल है कि इकट्ठे रहने में फलाह है, जहां पे मुश्किल में आप एक दूसरे को संभाल सकते हैं, चाहे वो अफराद हो, घराने हो, मुमलिकतें हो, इकट्ठे रहने में, रीजनल ट्रेड में, रीजनल इकोनॉमी में, रीजनली इकट्ठे रहने में, मजबूरी तौर पे इकट्ठे रहने में सबकी फलाह है। उसको इस मुसल्लिमा असूल को यूरोपीय यूनियन के इन हालात में, जबकि काफी सारी मईशत ने अच्छा परफॉर्म, इसकी एक वजह जो है वो बड़ी वजह एक इसकी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक और चीज़ जिसकी जानिब आपने भी इशारा किया और ज़ाहिर है उसकी वजह से सारे ममालिक मुतासर हो रहे हैं, वो है यूक्रेन और रशिया के माबैन होने वाली जंग, जिसकी वजह से कोई मुल्क मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है जिस पर इसके असरात नहीं आए हों। मैं चाहूँगी एक बार फिर से हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लें। तौसीफ साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं IMF का वक्त मौजूद है, मुज़ाकरात हो रहे हैं और अल्लाह करे कि ये जो अगली किस्त है ये हमें अगर मिल जाती है तो उसके बाद हम क्या होता देख रहे होंगे? हालात बेहतर हो रहे होंगे, कुछ सोने की कीमतें, कुछ डॉलर की कीमतें ये मुस्तहकम हो रही होंगी, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ों की कीमतें तो बहुत बढ़ जाएंगी, ज़ाहिर है IMF की शराइत तो ऐसी ही हैं। कुछ अभी सूरत हाल ऐसी सी है कि डॉलर जो था स्लाइड कर रहा था, जो हमारी बेसिकली हमने देखना यह था कि जब मुल्की हालात अच्छी खासी हमारी इकोनॉमी चल रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स जो थे वो कोविड के बाद उसने बाउंस बैक किया, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस ने बाउंस बैक किया, तो हम देख रहे थे कि टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जो मोबाइल्स की जो वो थी फैक्ट्रियां उन्होंने पाकिस्तान में आके काम शुरू कर दिया बैक टू बैक, तो इकोनॉमी अपने जो पांव पे खड़ी हो रही थी और हमने बहुत अच्छी तरह कोविड से बाउंस बैक किया। एक बहसियत कौम हमें अपने गिरबान में खुद देखना है कि वो क्या अवामिल हुए कि जिनकी वजह से एक इकोनॉमी जो पिछले साल 6% पे पहुंची हुई थी अब वो 0.6% पे वापस आ गई है। आज फैसलाबाद में लाखों की तादाद में मजदूर बेरोजगार है, जबकि पिछली दफा मजदूरों को ढूंढ के टेक्सटाइल मिल्स में लगाया जा रहा था। टेक्सटाइल मिलें बंद है और जो इसका इम्पैक्ट आया है सीरियसली हमारी एक्सपोर्ट्स डिस्टर्ब हो गई हैं
और इसको रिकवर होने में जनरली खासा टाइम लगेगा। ऐसे में लोगों को जब ये एक और सवाल तौसीफ साहब, वक्त मेरे पास कम है, सऊदी अरेबिया की मैं बात करना चाह रही हूँ। खास तौर पर हम देख रहे थे कि जी उसकी जो माशी ग्रोथ है वो बहुत मुस्बित जा रही थी, जितने भी मामलात थे वो बेहतर अंदाज में चल रहे थे, लेकिन एक फैसला किया गया ओपेक मुआहदा और उसके तहत तेल की जो पैदावार है वो कम की गई। उसके रीजंस क्या हैं उस पर तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन इसका नुकसान अब सऊदी अरेबिया को हो रहा है कि उसकी मैशत सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है। कुछ गौर किया जाएगा इस मुआहदे से हटने के लिए, तेल की पैदावार दोबारा बढ़ाने के लिए, क्योंकि अमेरिका भी तो यही चाहता है इनफैक्ट। बेसिकली जो पूरे दुनिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो शदीद है। जो रशियन जो प्रोडक्शन थी वो जब लोगों को नहीं मिलेगी, सैंक्शंस है वहां पे, तो उनके ऊपर प्रेशर है कि यहाँ पर, तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर गेम। लेकिन हमने देखना ये है कि पाकिस्तान की फलाह इस सारे सिनेरियो में कहाँ पर है। हमें चाहिए कि हम इस मौके से फायदा उठाएं, अपने रीजनल ट्रेड को मुस्तहकम करें, जो हमारे यहाँ का जो इंट्रा रीजन ट्रेड है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए, अपने नौजवानों को वो तालीम दें कि जो इस रीजन से मुतालिक हो, वहां पे जाके जो लोकल चीजें हम बना सकते हैं, बेच सकते हैं, उन्हें फोकस करें। जो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रिव्यू करें, जो जवानों की भलाई फलाह का प्रोग्राम है उसको बेहतर करें, और साथ ही साथ जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है इनको मैनेजमेंट इनकी ठीक करके, ये वो क्रिटिकल एरियाज है जिसमें हमें काम कर रहे हैं और करना पड़ेगा। साथ ही साथ काम करना चाहिए भी, काम हो भी रहा है, लेकिन जाहिर है कि हमें फौरन से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कर लेनी चाहिए। दुनिया भर में माशी सूरत हाल कुछ इसी तरह की बनती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे ममालिक इससे निमट रहे हैं। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है उन्हीं ममालिक में से एक है। हमें अपनी हुकूमत पर एतमाद रखना चाहिए, ख़ासतौर पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनको लेकर, क्योंकि हुकूमत बार बार खुद भी ये कह रही है कि वो बहुत अच्छी तरह से समझती है कि अगर वो IMF की शराइत को मानती है, अपनाती है, तो उसमें उसको सियासी तौर पर भी बहुत नुकसान हो रहा होगा। लेकिन इस वक्त वो सियासत को नहीं देख रही है मौजूदा हुकूमत, वो अपने सियासी फ़ायदे को नहीं देख रही है, वो पाकिस्तान का फ़ायदा देख रही है, पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा देख रही है। किस तरह से देख रही है ये तौसीफ समान साहब हमें बताए थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। प्रोग्राम में जी बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मशरक़ वस्ता की, जहाँ इसराइल की बढ़ती जारहियत और इंडो पैसिफिक खत्ते में बढ़ते जो खतरात हैं उनके पेश नज़र अमेरिका के आला ओहदेदार इस वक्त एशियाई ममालिक के दौरों पर हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मशरक़ वस्ता के 3 रोज़ा दौरे में पहले मिस्र के सदर और फिर इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकातें की, जिसके बाद वो फ़लस्तीन के सदर से भी मिले और एक बार फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े का हल है। नाज़रीन, अमेरिका समेत मगरबी दुनिया कहती तो यही है कि 2 रियासती हल ही इस तनाज़े को ख़त्म कर सकता है, लेकिन इस मामले में ताकतवर ममालिक अपना किरदार अदा करने में संजीदा दिखाई नहीं देते हैं। वरना जिस तरह यूक्रेन के मामले पर सब एक पेज पर हैं, अगर उसी तरह फ़लस्तीन के मामले को हल करने की कोशिश की गई होती तो शायद ये जुल्म हद से नहीं बढ़ रहा होता। एक जानिब हम देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से तशद्दुद बढ़ता चला जा रहा है और इस मामले पर ब्लिंकन मशरक़ वस्ता में मौजूद रहे, तो वहीं अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा इस वक्त इंडो पैसिफिक खित्ते के 6ठे दौरे पर हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पहले जनूबी कोरिया गए, 2023 में मज़ीद मुश्तरका फ़ौजी मशकों पर इत्तेफाक करने के बाद अब फ़िलिपाइन वो पहुँच चुके हैं और अब इस मुल्क के साथ इत्तेहाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। अमेरिका शिमाली कोरिया और चीन को अपने लिए बढ़ता ख़तरा करार देता है, ये तो आप सभी जानते हैं, और यही वजह है कि अमेरिकी ओहदेदारान मुसलसल इंडो पैसिफिक ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, ताकि खित्ते में अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक में इजाफा किया जा सके। अमेरिकी वज़रा जो हैं कब कहाँ किन से मुलाकातें कर चुके हैं, कब कहाँ किन से मुलाकातें कर रहे होंगे, मज़ीद किन ममालिक के दौरे किए जाएंगे, इन दौरों के पीछे ये ताल्लुकात बढ़ाने के अलावा और क्या मकासद हो सकते हैं, क्या मफादात हो सकते हैं अमेरिका की। कुछ चीज़ें हमने रिपोर्ट में समझी हैं, वो रिपोर्ट आपको पहले दिखाएंगे, फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे के आखिरी हिस्से में फ़लस्तीन पहुंचे और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। और मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इसराइल को मगरबी किनारे में तशद्दुद में तेजी से इजाफे का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसराइल से अपना कब्जा खत्म करने के लिए फ़लस्तीनियों के देरीना मुतालबे को दोहराया।
सदर महमूद अब्बास ने कहा कि आलमी बिरादरी के साथ सियासी मुज़ाकरात की बहाली के लिए काम करने के लिए तैयार हैं ताकि फलस्तीनी रियासत की सरजमीन पर इसराइली कब्जे को खत्म किया जा सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने दोनों अतराफ से पुरअमन रहने पर जोर दिया। दो रियासती हल के लिए वाशिंगटन के अज़्म का आयादा किया। खबर इदारे राइटर्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। एंटोनी ब्लिंकन इससे कबल इतवार को काहिरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मिस्र के सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी के साथ मुलाकात के दौरान भी इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का मामला उठाने का इशारा दिया था। मिस्र की मशरिक़ वस्ता के मामलात में बतौर सालिस अहम किरदार अदा करने की तवील तारीख रही है। यही वजह है कि सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक रिकॉर्ड पर जो बाइडेन की तनकीद के बावजूद मिस्र के सदर को अमरीका एक अहम शराकतदार तस्वुर करता है। एंटोनी ब्लिंकन ने इस मौका पर कहा, हमारे लिए जरूरी है कि सिर्फ हुकूमती सतह पर ही राब्ते न रखे जाएं, बल्कि सोसाइटी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वालों के साथ मिला जाए। एंटोनी ब्लिंकन का ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब इसराइल के मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। फलस्तीनी तिब्बी हुकाम के मुताबिक जनवरी से अब तक कम अज कम 35 फलस्तीनी शहरी शहीद हुए हैं। दूसरी जानिब अमरीकी दिफाई हुकाम इंडो पैसिफिक इलाके, चीन और शुमाली कोरिया की तरफ से बढ़ती हुई खतरात पर अपनी तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए अमरीकी और जर्मन साख्ता जंगी टैंकों और अरबों डॉलर की इजाफी फौजी मदद के हुसूल में मुआवनत के बाद अब अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन इस खित्ते का अपना छठा सरकारी दौरा कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अपनी जनूबी कोरियन हममनसब से मुलाकात में शुमाली कोरिया के बढ़ते मिसाइल तजर्बात के पेश नज़र रवां साल मजीद मुश्तरका मशकों पर इत्तेफाक किया। जनूबी कोरिया के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा फिलिपाइन पहुंचेंगे, जहां वो फिलिपाइनी सदर समेत दीगर हुकाम के साथ मुलाकात करेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पेंटागन फिलिपाइन को इंडो पैसिफिक ममालिक के साथ बढ़ती हुई इत्तेहाद के एक अहम हिस्से के तौर पर देखता है, जिसका मकसद अमरीकी मदद के साथ और इसके बगैर भी बीजिंग पर जोर बरकरार रखना है। पेंटागन को उम्मीद है कि ऑस्टिन का दौरा दोनों ममालिक को पिछले दिफाई मुआहदे की बुनियाद पर ताल्लुकात को फिरोग देने के काबिल बनाएगा। इनमें 2014 का दिफाई ताउन का मुआहिदा और मरीला को अपनी अफवाज को जदीद बनाने और इंसदादे दहशतगर्दी के जारी मिशन की मदद भी शामिल है, ताकि वो बीजिंग का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सके। फिलिपाइन इन चंद ममालिक में से एक है जो एक नए अमरीकी इक़दाम के जरिए अहम बहरी मालूमात और इंटेलिजेंस हासिल करते हैं, और अमरीकी हुकाम भी मनीला में खलाई और साइबर स्पेस के शोबों में ताउन को वुसअत देने का इरादा रखते हैं। बिल्कुल जी, ताल्लुकात को वुसअत देने का इरादा भी रखते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। हमजा रिफत हुसैन सामोरी ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। वालेकुम सलाम आसमा, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी, अपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा हमजा साहब, पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल के हवाले से। दो रियासती हल इसका होना चाहिए है, इस पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक भी दिखाई देते हैं। एंटनी ब्लिंकन भी इस पर बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जिसके लिए एफर्ट्स की भी जा रही हैं। कहीं हो रही हैं एफर्ट्स ऐसी? देखिए जी, साफ बात है नहीं हो रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप एंथनी ब्लिंकन की खारजा पॉलिसी को, जो बाइडेन की खारजा पॉलिसी को अगर आप देखें इसराइल और फलस्तीन के हवाले से, वो काफी हद तक इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है, उसकी जो अपार्थाइड है, उसकी जो जारियत है जो फलस्तीनियों के खिलाफ वो जारी रख रहा है, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है। ये रेटरिक के हद तक तो ठीक है कि 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की जाती है और कहा यह जाता है, क्योंकि जाहिर बात है अभी थोड़ी देर पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन है महमूद अब्बास से मिले थे रमाल्ला के अंदर, तो कोशिश तो ये की जा रही है कि दोनों साइड में अमन आया जाए। पर जिस किस्म की इजरायली जारियत इस वक्त जारी है, जेनिन रेफ्यूजी कैंप के अंदर हमने देखा, हमने मुख्तलिफ और सेटलमेंट्स के हवाले से देखा, कल एक घर को आग लगा दी थी कुछ सेटलर्स ने। उस हवाले से अमेरिका की तरफ से कोई कॉन्डेमनेशन या कोई मजम्मत के तौर पे कोई इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। यहाँ तक ये कहा गया कि जो फलस्तीनियों की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है, उसके हवाले से अगर हम देखा जाए तो हम इजराइल के साथ खड़े हैं, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के खिलाफ खड़े हैं, पर हम 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते भी हैं।
एट द सेम टाइम तो 35 जाने तो इसी महीने के दौरान, ये जो अभी जैन की हम बात कर रहे हैं, जनवरी की हम बात कर रहे हैं, 35 फ़लस्तीनियों की जाने गई हैं। इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन चले, मजम्मत तो दूर की बात, जो आपने कहा नहीं की जा रही, उल्टा ये कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनियों की जानिब से अटैक्स किए जाते हैं, उसके रद्द-ए-अमल में उनकी शहादतें हो रही हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इमदाद ज़रूर दी जा रही है, कहीं ना कहीं असला जो है वो ज़रूर फराहम किया जा रहा है, मिलिट्री इमदाद दी जा रही है इसराइल को। अगर यही रोक दे अमेरिका, तब भी आपको नहीं लगता कि मामला कहीं ना कहीं थोड़ा थम सकता है? बहुत हद तक थम सकता है। और मिलिट्री एड की अगर आप बात करें तो जितने भी अगर आप देख रहे हैं, एंथनी ब्लिंकन से पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इजराइल गए और फलस्तीन भी गए हैं, उन्होंने हमेशा मिलिट्री एड का पैकेज जरूर अनाउंस किया है इजराइल के हवाले से। और ये आप कह सकते हैं कि 3rd to 4th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से 3rd to 4th जनरेशन जो वेपन्स है वो फराहम की जाती है इजराइल को। और अगर आप देखें तो फलस्तीन और इजराइल में इतना बड़ा गैप है उनकी, आप कह सकते हैं, कैपेबिलिटीज के हवाले से, कि इजराइल के पास वो वेपनरी है और फलस्तीनी जो रेजिस्ट कर रहे हैं इजरायली ऑक्यूपेशन के पास, उनके पास बासवाए कुछ, आप कह सकते हैं, 3rd ग्रेड वेपनरी और पत्थरों के अलावा और स्टिक्स के अलावा और कुछ ज्यादा उनके पास है भी नहीं। तो प्रोपोर्शनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, वो तो अमेरिका काफी हद तक वायलेट कर लेता है। तो मिलिट्री एड अगर वो बंद करेगा तो इजरायली जाहिरियत जो है वो फलस्तीन के खिलाफ भी बंद हो जाएगी, पर इसका इम्कान ज्यादा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल के बुक्स के अंदर वो एटलीस्ट इस तरह से समझा जाए कि वो एक ऐसा मुल्क है जो उसको मदद फराहम कर रहा है, बनस्बत ऐसे कि जो इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, जिसमें फलस्तीन का खून बहाना है, उसके हवाले से वो उस चीज को कॉम्प्रोमाइज ना करे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अमेरिकी वज़ीर दिफा की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने एक और बात की, और वो ये बात की उन्होंने जनूबी कोरिया के हवाले से कि जी हम आपके साथ दोबारा से मशकें शुरू कर रहे होंगे। आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ जो है बार बार प्रोवोक किया जाना शिमाली कोरिया को, ये भी उसी की एक कड़ी है? इसके कोई और वे आउट नहीं हो सकता है, कोई और हल नहीं निकाला जा सकता है कि शिमाली कोरिया के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जाएं, बात किए जाएं, या किस तरह की मशकें करना ही आपको लगता है कि नहीं, शिमाली कोरिया उससे थोड़ा पीछे हटेगा, वो डर सकता है इस चीज़ से? मेरे ख्याल से तो आसपास शुमाली कोरिया जो है वो एक बहाना है। असल टारगेट जो है वो चीन है, और चीन के इर्द गिर्द जो सिचुएशन बनी हुई है साउथ चाइना सी के हवाले से, अगर आप बाइडेन डॉक्ट्रिन को ओवरऑल देखें, वो जब नॉर्थ कोरिया का या शुमाली कोरिया का जिक्र करेंगे, वो चीन का भी जिक्र करेंगे साथ ही साथ। तो इस हवाले से हमें देखना है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, हमें कुछ महीने पहले जो जापान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2022 की जो अनाउंस की थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो एक ऐसा मुल्क जिसका एक पैसिफिस्ट किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अब एक अग्रेसिव टोन लेगा एशिया पैसिफिक के अंदर। तो अमेरिका की कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरह जो उनके जो साउथ चाइना सी के अंदर जो उनके एलाइज हैं, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस इस वजह से करे ताकि वो नॉर्थ कोरिया को, शुमाली कोरिया को तो किसी ना किसी तरह से कंटेन करे, पर साथ ही साथ चीन को भी एक सिग्नल दे कि ये जो एरिया है, जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से ये एक ऐसा एरिया है जिसमें चीनी एग्रेशन, जो एग्रेशन नहीं है, वो सिंपली अमेरिकी रेटरिक है, उस एग्रेशन को भी कर्व करने के हवाले से हम एक सिग्नल देना जरूर चाहेंगे। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये इस पूरे रीजन के अंदर जिसका बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है, वो काफी हद तक उस बैलेंस को अपसेट कर सकता है और प्रोवोक भी कर सकता है मुख्तलिफ ममालिक को। अच्छा, हमसे सब एक और चीज़ फरमा दीजिएगा, ये फिलिपाइन के साथ क्यों ताल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से? क्या हासिल किया जा सकता है फिलिपाइन से अगर अमेरिका के वाक़तन उनसे ताल्लुकात जो हैं और बेहतर हो जाते हैं? देखिए, फिलीपींस का एक बड़ा डेलिकेट किस्म का बैलेंस फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने कोशिश यही की है कि चीन के साथ, हालांकि चीन के साथ उनके साउथ चाइना सी के अंदर एक डिस्प्यूट भी चल रहा था, और आईसीसी ने उसको चाइना के हक में जो जजमेंट है वो नहीं दी थी, पर उसके बावजूद फिलीपींस के जो नए सदर हैं, जो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर है, उनकी कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह से चाइना के साथ अच्छी किस्म की एक एंगेजमेंट की जाए, और साथ ही साथ अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको भी बरकरार रखा जाए। हमें सिर्फ बहुत ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से पूछा गया था कि आप अमेरिकी बेसिस देंगे, जो यूएस को आप बेसिस देंगे यूएस को, ताकि वो अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज कंडक्ट करें, उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा था हम बेसिस नहीं देंगे क्योंकि हमारे मुल्क के आईन के खिलाफ है। तो अगर हम इसको इस तनाज़ुर के अंदर देखें, अमेरिका की कोशिश है कि कोई ऐसा मुल्क ऐसा इक़दाम ना उठाए जिससे उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, जो बेसिकली चाइना को कंटेन करने की जो पॉलिसी है एशिया पैसिफिक के अंदर, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो।
तो इस वजह से ये आप कह सकते हैं कि एक आउटरीच की एफर्ट की जा रही है फिलीपींस के हवाले से, जिससे एशिया पैसिफिक का जो, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो काफी हद तक, या डिटरेंस जो है वो काफी हद तक अपसेट हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हम ज़रफ़त हुसैन साहब। क्या कोशिशें की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से, किन किन ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और क्यों बढ़ाना चाहता है इन ममालिक के साथ अमेरिका ताल्लुकात, उसके पीछे मफादात क्या हैं? ज़्यादा आतर हमें यही दिखाई देता है कि चाइना को कहीं ना कहीं कोई मैसेज देना है और दूसरी जानिब ये भी चाहता है अमेरिका के इजराइल को मदद भी करता रहे और साथ ही साथ दुनिया को ये भी बताता रहे कि वो इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान ये मामला हल करवाना चाहता है, हालांकि ऐसा कोई बयान उनकी जानिब से सामने नहीं आया है। बहरहाल जी, हम ज़रफ़त हुसैन साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। चीन ने खबरदार किया है कि अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ताइवान का दौरा करने से गुरेज करें, वरना दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। चीनी तर्जुमान ने ये बात अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी के मुतवक्के दौरे ताइवान से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में कही। चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अगर किसी अमरीकी पार्लियामेंटेरियन ने ताइवान का दौरा किया तो इससे न सिर्फ चीन अमरीका ताल्लुकात खराब होंगे, बल्कि ताइवान में अमन इस्तेहकाम का अमल भी मुतासिर होगा। तर्जुमान ने तवक्को जाहिर की कि अमरीकी रुकन पार्लियामेंट चीनी असूलों की पासदारी करते हुए दौरा करने से गुरेज करेंगे। तुर्की के शहर कारिस में मौसम सरमा की जंगी मशकें की जा रही हैं। मुसल्लह अफवाज के ज़ेर इंतजाम मुनक़िदा इन मशकों में मुल्क की तारीख की बुलंद सतह की शराकत देखी जा रही है। कोर कमांडर की हिदायत और इंतजामिया के तहत मुनक़िद होने वाली मौसम सरमा जंगी मशक 2023 में जर्मनी, इटली, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान और इंग्लैंड समेत 17 ममालिक के एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। शहर में 1758 एहलकारों की शिरकत से होने वाली मशक में 43 मुख्तलिफ इक़साम की 651 गाड़ियाँ और 23 मुख्तलिफ इक़साम और सतह के 865 हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने हवाई सफर के जरिए मुमलिकत आने वालों के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट वीजा सर्विस का आगाज कर दिया है, जिसके लिए मुसाफिर सऊदी एयरलाइन और फ्लाईनास के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए दरखास्त दे सकते हैं। नई सर्विस से वीजे की कार्रवाई आसान बनाई गई है। ऑनलाइन ट्रांजिट विजिट वीजा सर्विस का मकसद मुख्तलिफ कामों के लिए सऊदी अरब आने वाले अफराद की आमद में सहूलत फराहम करना है। सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद अफराद को ट्रांजिट वीजे पर उम्रे, मस्जिद नबवी की ज़ियारत, टूरिस्ट प्रोग्राम में शिरकत और मुमलिकत के शहरों में जाने की सहूलत होगी। इंडिया के शहर मुंबई में मौसीकी के इंटरनेशनल फेस्टिवल लोला पालोजा का आगाज हो गया है, जिस पर मौसीकी के शायकीन पुरजोश हैं। फेस्टिवल में दुनिया भर से फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। अवाम का कहना है कि कोरोना वबा के बाद ये पहला मौका है जब लोग इतनी बड़ी तादाद में एंटरटेनमेंट के लिए एक जगह इकट्ठे होंगे, इसलिए ये इवेंट बहुत मुनफरिद है। अमेरिका में एक शख्स ने 31 फीट और 10 इंच लंबी एक पहिए की साइकिल बनाकर सवारी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाले वेस्ले विलियम्स की ताज़ा तरीन यूनिसाइकिल ने उनका अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेन गॉट टैलेंट 2021 में पेश आने वाले एक हादसे के 1 साल बाद बनाया है। इस दौरान वेल्से 27 फीट की ऊंचाई से गिरे थे और उनकी कमर में चोट आई थी, जिस पर उनकी 5 बार सर्जरी की गई थी। हरे रंग की गोभी तो हम सब ने देखी है, लेकिन भारतीय किसान ने बरसों की मेहनत के बाद नारंगी और जामनी रंग की गोभी काश्त करने में कामयाबी हासिल कर ली है। कलकत्ता के गांव से ताल्लुक रखने वाले 62 साला परमाता माजी ने ये रंग बिरंगी गोभियां उगाई हैं। भारतीय किसान का कहना है कि वो 2013 से 2 मुख्तलिफ इक़साम की गोभी को मिलाकर रंग बिरंगी गोभियां उगाने की कोशिशें कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन बीज के बारे में सुनकर वो खरीदे और 3.5 एकड़ पर मुख्तलिफ रंगों वाली गोभी उगाने में कामयाब हुए, जिसमें लोग अब गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमेरिका में एक टॉक शो के प्रोड्यूसर की जोड़ी ने 30 सेकंडों में ज्यादा तादाद में स्वेटर पहनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमेरिकी चैनल के टॉक शो की मेजबान और रियान क्रिस ने हाल ही में एक ब्रॉडकास्ट के दौरान 30 सेकंड्स में ज्यादा स्वेटर्स पहनने का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 8 स्वेटर पहनने का गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रही। प्रोग्राम के इस हिस्से के खत्म होने के बाद उसी टॉक शो के प्रोड्यूसर जेन शेले और जिम नेल्बर ने रिकॉर्ड के लिए कोशिश का फैसला किया और कामयाब रहे। सेट पर मौजूद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नुमाइंदे ने इस बात की तस्दीक की कि दोनों प्रोड्यूसरों ने 30 सेकंड के दौरान में
9 स्वेटर पहनकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।